गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के आज एक नए टॉपिक के साथ हम सभी लोगों के सामने हम उपस्थित हैं। संगम लिटरेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि तमिल साहित्यकार जो थे, तमिल कवि जो थे, उन्होंने प्राचीन जो धार्मिक इतिहासों की रचना की थी उसे संगम लिटरेचर के नाम से जाना गया था। तो संगम लिटरेचर से रिलेटेड कुछ अन्य जो विशेष बातें वो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। संगम लिटरेचर हैज आल्सो प्रूव्ड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि संगम साहित्य जो था तमिल भाषी कवियों के द्वारा जो रचा गया था, तमिल भाषा के भीतर संगम साहित्य की रचना की गई थी, निर्माण किया गया था। तो यह संगम साहित्य जो है वो इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित हुआ या होता है, स्पेशली विशेष रूप से दैट ऑफ साउथ इंडिया। तो विशेष रूप से यदि संगम साहित्य के भीतर की बात की जाए तो साउथ इंडियन कवियों के द्वारा इसकी रचना किए जाने के कारण साउथ इंडिया के ही इतिहास का इन साहित्य पुस्तकों के भीतर अधिक वर्णन देखने को मिलता है। अगली बात कही जाती है कि इट इज बिलीव्ड, कि यह विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है दैट मच ऑफ दिस लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड इन 3 संगमास। तो कहने का मतलब है कि अधिकतर इस साहित्य का जो रचना की गई वह 3 संगमों के रूप में इसका निर्माण किया गया था, और या फिर असेंबलीज ऑफ दैट तमिल पोएट, और या फिर उन तमिल कवियों की सभाओं में इनका निर्माण किया गया था, which were held between the 1st century AD and the 6th century AD, जिनका आयोजन प्रथम ईसवी शताब्दी से लेकर के और 6ठी ईसवी शताब्दी के बीच में जिनका आयोजन किया गया था, उन सभाओं के बीच में इन संगम साहित्यों की निर्माण किया गया था, इन संगम साहित्यों की रचना की गई थी। दिस लिटरेचर हैज आल्सो प्रोवाइडेड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये जो संगम साहित्य जिनकी रचना तमिल भाषा को काम में लेने वाले तमिल रचनाकारों या कवियों या लेखकों के माध्यम से इस संगम साहित्य की स्थापना की गई थी, रचना की गई थी। तो ये जो तमिल रचनाकार थे, इनके द्वारा रचा गया जो ये संगम साहित्य था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाता है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट रूलर्स, कि ये जो संगम साहित्य उस समय के अंदर मौजूद या उस समय के मौजूद कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाता है। साथ में उस समय की कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जो आर्थिक गतिविधियां चलती थी, आर्थिक व्यवस्था चला करती थी, उसकी भी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो व्यावसायिक संगठन थे उसके बारे में हमें जानकारी प्रशासनिक संगठन थे उनके बारे में हमें जानकारी देता है। एंड और सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस कंडीशन, और उस समय समाज की जो सामाजिक आर्थिक और धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में भी ये संगम साहित्य हमें जानकारी देता है। और जैसा कि इन लाइनों में ये बताया गया कि जो संगम साहित्य है इसके भीतर जिस क्षेत्र का सबसे अधिक वर्णन किया गया है वो है हमारे साउथ इंडिया का क्षेत्र, यानी कि साउथ इंडिया के क्षेत्र के आसपास का जो इलाका था, वहाँ के प्रसिद्ध शासकों, वहाँ के उन शासकों के अधीन जो साम्राज्य था उसकी सामाजिक, आर्थिक या जो व्यवहारिक स्थिति थी उसकी जानकारी ये संगम साहित्य देता है। आगे है शिल्पद्दिक्रम एंड मणि मकलई, द 2 ग्रेट तमिल एपिक्स, के ये दोनों ही, जिसमें पहला तो है शिल्पद्दिक्रम और दूसरा है मणि मकलई नाम के जो 2 प्रमुख तमिल भाषा के ग्रंथ हैं। ये तमिल भाषा के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। एंड तिरुकुरल, और साथ में एक तिरुकुरल नाम का भी बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, ए पोएम बाय तमिल पोएट तिरुवल्लुवर, जिसकी रचना एक तमिल भाषा के प्रमुख कवि तिरुवल्लुवर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आल्सो ऑक्यूपाई ए ग्रेट प्लेस इन द तमिल लिटरेचर, और इन तीनों ही ग्रंथों का तमिल भाषा के साहित्य में सबसे ज्यादा विशेष स्थान इनको प्राप्त है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा के कुछ विशेष जो ग्रंथ थे पिछले वीडियो में आपको बताए गए थे, कि जैसा विज्ञान शाकुंतलम हो गया, या उसके बाद में मेघदूत हो गया, उसके बाद में मेघदूत हो गया, या फिर जैसे आपके पास में ऋतु संहार हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ये सारी ही ऐसी चीजें हैं कि जिनका वर्णन या जिनकी रचना संस्कृत भाषा के भीतर की गई थी, और संस्कृत भाषा से रिलेटेड ये कुछ प्रमुख ग्रंथ थे। आगे देखें,
फिर कहा जाता है शिल्पद्दीकरम। अब ये जो तमिल भाषा के कुछ ग्रंथ थे इनके बारे में बताया गया कि शिल्पद्दीकरम, कि शिल्पद्दीकरम नाम का जो ग्रंथ था इस साइड वो कहता है, बताता है टू हैव बीन रिटन बाय ए पोएट, कि इसके बारे में ये बताया जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि शिल्पद्दीकरम नाम का जो तमिल भाषा का ग्रंथ था, काव्य था, इसकी रचना ए पोएट, एक कवि के द्वारा की गई थी, नेम्ड लांगो अराउंड 1800 इयर्स अगो, कि इसकी रचना लांगो नाम के एक कवि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। शिल्पद्दीकरम नामक एक प्रसिद्ध तमिल भाषा का ग्रंथ है जिसकी रचना लांगो नामक कवि के द्वारा 1800 वर्ष पहले लगभग की गई थी। आगे कहा जाता है इट इज द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट नेम्ड कोवेलन एंड हिज डिवोटेड वाइफ कनंगी। अब ये जो यहाँ पे शिल्पद्दीकरम नाम का ग्रंथ था, लांगो नामक कवि के द्वारा इसकी रचना लगभग 1800 वर्ष पहले की गई थी। तो इस ग्रंथ के भीतर एक व्यापारी जिसका नाम था कोवेलन और साथ में उसकी जो समर्पित पत्नी थी, बड़ी धर्म पत्नी थी जिसका नाम था कनंगी, उसके जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उनसे संबंधित कहानी का वर्णन इस शिल्पद्दीकरम नामक ग्रंथ के भीतर किया गया है। शी forgave his husband Covalent in spite of his love with courtesan named माधवी। अब यहाँ इस काव्य के भीतर, इस तमिल काव्य के भीतर ये वर्णन किया गया है उस कवि के द्वारा, उस तमिल कवि के द्वारा जिसका नाम था लांगो, जिसने 1800 वर्ष पहले लगभग इस ग्रंथ की रचना की थी, शिल्पद्दीकरम नामक ग्रंथ की। तो उसके भीतर उसने बताया है कि एक व्यापारी था जिसका नाम था कोवेलन और साथ में उसकी एक समर्पित पत्नी, एक धर्म पत्नी जो थी कनंगी, उसके जीवन के बारे में, उसकी कहानी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और साथ में ये भी बताया गया कि she forgave his husband Covalent in spite of his love with courtesan named माधवी। कि इस ग्रंथ के अंदर ये बताया गया है कि जो कोवेलन नाम का व्यापारी था उसका प्रेम, हालांकि उसकी पत्नी तो थी कनंगी, लेकिन फिर भी उसका जो प्रेम है वो एक उसकी रखेल है जिसका नाम था माधवी, उसके साथ उसका प्रेम था। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी पत्नी थी कनंगी, उसने उस रखेल के साथ, उस कोवेलन का प्रेम का होने के बावजूद भी कोवेलन नाम के अपने पति को उसने क्षमा कर दिया। आगे है यहाँ बताया जा रहा है एंड डेस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, और साथ में ही मदुरई नामक पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। व्हेन द पांड्या किंग ऑफ मदुरई रॉन्गली अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस ऑफ हिज हस्बैंड कि बीइंग wrongly accused of theft by the court jeweler of the Pandya king। अब यहाँ कहा जाता है कि इस कनंगी नाम की महिला ने क्या किया कि पांड्य किंग यानी कि जो पांड्य वंश के उस समय शासक थे, राजा थे, तो उनके दरबार में मौजूद जो दरबारी सुनार था, तो उसके द्वारा एक जबरदस्ती झूठा चोरी का आरोप जो था वो इस कनंगी नामक महिला के पति जो थे कोवेलन, उनके ऊपर लगाया गया था और उनको झूठे इस चोरी के आरोप के कारण मौत की गलत सजा सुना दी गई थी। तो उस वजह से कनंगी ने पूरे के पूरे मदुरई शहर को, जिसके ऊपर पांड्य साम्राज्य के शासक का आधिपत्य था, साम्राज्य का, तो उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। द अदर टू एपिक मणिमक्कलई, तो जो दूसरा तमिल भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमक्कलई, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवेलन। तो ये जो मणिमक्कलई नाम का ग्रंथ था, यह भी कोवेलन की जो बेटी थी, जिसका नाम था कोवेलन की जो बेटी थी, उसकी कहानी के बारे में हमें बताता है। एंड माधवी, और साथ में उस माधवी नाम की रखेल के बारे में कहानी बताता है इन ए वेरी ड्रामेटिक वे, एक बहुत ही नाटकीय तरीके से। तो यहाँ जो पहला ग्रंथ था शिल्पद्दीकरम, उसमें तो ये बताया गया है कि कोवेलन नाम का एक व्यापारी था, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम कनंगी था, और ये सब पांड्य शासक के राज्य में जो मदुरई नाम का शहर था वहां पे निवास किया करते थे। लेकिन जो कोवेलन नाम का व्यापारी था, उसका एक अन्य महिला जिसका, जो कि उसकी रखेल भी थी, जिसका नाम था माधवी, उसके साथ प्रेम था। लेकिन उसके बावजूद भी जब कनंगी नाम की उसकी कोवेलन की धर्मपत्नी को ये पता लगा कि एक माधवी नाम की रखेल के साथ में भी कोवेलन का प्रेम है, तो उसके बावजूद भी उसने अपने पति को क्षमा कर दिया और बदले में पांड्य शासक जो उस समय के पांड्य सम्राट थे, तो उसके अधीन जो मदुरई नाम का शहर था उस पूरे को तबाह कर दिया। क्यों कर दिया? पूरे को बर्बाद कर दिया। क्यों कर दिया? तो इस वजह से कर दिया क्योंकि जो पांड्य राजा के दरबार में मौजूद दरबारी सुनार था, उसने एक झूठे चोरी के आरोप में कोवेलन नाम के व्यापारी को फंसा दिया था और साथ में उसे झूठी मौत की सजा दिलवा दी थी। तो इस कारण से
उस कनंगी नाम की महिला ने, जो कि कोविलन की वास्तविक धर्मपत्नी थी, तो उसने पूरे के पूरे मदुरई शहर को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। और अब जो अगली महान तमिल भाषा का ग्रंथ आता है जिसका नाम है मैनी मैकलाई, इसके भीतर माधवी नाम की उस रखेल और साथ में कोवेलन की जो बेटी थी उसके बीच में किस तरीके से कुछ कहानी छिड़ती है, कौन सी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में विस्तृत वर्णन इस मैनी मैकलाई नामक ग्रंथ के भीतर किया गया है। तो इस वीडियो के भीतर हमने देखा कि तमिल भाषा से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ थे उनके भीतर किन कहानियों का मुख्य रूप से वर्णन किया है, वो सभी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में जानी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के भीतर हम इसी प्रकार के कुछ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनसे रिलेटेड कुछ विशेष बातों के बारे में आप लोगों को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।